फॉर्म 47 पर आने वाली हुकूमत तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। हम उम्मीद रखते हैं कि जमात इस्लामी जो है ना इसमें अपना बुनियादी किरदार अदा करेगा। आज अमीर जमात इस्लामी की जो एक नई जिम्मेदारी मिली है तो हम आए थे उनको मुबारकबाद देने के लिए, और हम समझते हैं कि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कराची में, बहुत बड़ी इसकी स्ट्रगल रही है, और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क जिस इम्तिहान से का सामना कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हाफिज नईम रमान साहब जो है ना एज ए अमीर जमात इस मसले में अपना लीडिंग रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है, और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है, एक जंगल का कानून है। एक आज़ाद मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चलाया जा सकता जब मुल्क में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हों, नाजायज़ मुकदमे बन रहे हों, और किसी को इज़हार राय आज़ादी का वो न हो, इज़हार का मौका न दिया जाए, पब्लिक को जो है ना अपना मैंडेट उसका रिस्पेक्ट किया जाए, मैंडेट एक को मिले उधर बिठाया दूसरी आदमी को, तो इस तरह जो है ना कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम जो है ना एक सेमिनार भी करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अपने मुल्क के तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस इशूज़ पे जो है ना कंसर्न रखते हैं, इसको एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। जिस तरह चौधरी साहब ने कहा है कि किसी को इक़्तिदार में लाने की नहीं है, लेकिन ये इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी के लिए तहरीक शुरू है। हम उम्मीद रखते हैं कि जमात इस्लामी जो है ना इसमें अपना बुनियादी किरदार अदा करेगा। मेरे साथ जो है ना हमारे सीनियर लीडर जो है ना आमिर खान साहब भी है, हमारे अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असेंबली में अहमद साहब वो भी है, और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर भी साथ आए हुए हैं। हमारे साथ जो है ना वहदतुल मुस्लिमीन की अब्बास साहब भी आए हैं, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब मिनगर साहब जो है ना बलोच साहब ये आए हैं। तो हम एक जरिए के तौर पर आए थे, और हमने कल जो हमारे लाल बरादरी है उसके साथ भी मीटिंग की है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इसके क्राइसिस से निकालने के लिए जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेंगे। उसूली तौर पर गुफ्तगू हमारी हुई है, उससे तो पाकिस्तान के हर ज़ी शऊर और आइन पर और कानून पर और पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले लोगों को ज़ाहिर है उससे इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। उस पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में आइन की और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। ये कोई रस्मी बात नहीं है, जमात इस्लामी को सब लोग जानते हैं कि उसने आइन के क़याम के लिए, उसको बनाने के लिए, जिस तरह से उस वक्त जब ये 73 का आइन बना था तो की रोल प्ले किया था तमाम बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर, और हुकूमत से निगोशिएट करके एक इत्तेफाक़ राय के ज़रिए से एक आइन पास हुआ था। बहुत बड़ी कामयाबी थी, और आज तक वही बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। कोई कुछ भी कह सकता है मुल्क के कायम रहने की वजूहात, लेकिन हम समझते हैं कि इस पर जो आइन है हमारा, यही वो चीज़ है, डॉक्यूमेंट है जिसने इस मुल्क को बाकी रखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यह आइन बार बार पामाल होता है, डिक्टेटर्स के हाथों भी होता है, और बदकिस्मती से उन पॉलिटिशियन के हाथों भी होता रहा है कि जो डिक्टेटर्स का सहारा लेकर या एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर इक़्तिदार में आते हैं। इसलिए हम सिर्फ एक बात नहीं कहते, हम सबको ही इस पर सोचना पड़ेगा और अपनी राय को मुस्तहकम करना पड़ेगा, और उसके ऊपर एक ऐसा कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम फिर वाकई आइन की बालादस्ती को तस्लीम भी करें, खुद भी करें, पॉलिटिकल पार्टीज भी करें, और तमाम जो भी हमारे इस मुल्क को चलाने वाले इदारे हैं वो सब करें, तो ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना तो गर्दाप में फंसा हुआ है, मईशत तबाह है। चाहे कितने भी बातें करते रहें और कितनी ही खबरें चलवाते रहें कि मुल्क मईशत उसकी बहुत बेहतर होने लग गई है और महंगाई ख़त्म होने लग गई है, लेकिन एक आम आदमी से जाकर आप पूछ लें जिसका बिजली का बिल अभी आना शुरू होगा तो पता चल जाएगा कि मुल्क में लोगों का क्या हाल है। किसान किस तरह से बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं कि उनसे गंदम नहीं खरीदी जा रही, इम्पोर्ट कर ली गई गंदम। और एक बहुत बड़ी जालसाजी कौम के साथ उस वक्त हुई है कि जब पाकिस्तान में डॉलर के लाले पड़े हुए थे तो $1 बिलियन हमारा यहाँ से चला गया। तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें इनहराफ हैं आइन से, कानून से, कानून की बालादस्ती से, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल है, और ये बदतर होती चली जाएगी अगर इस पर कोई इत्तेफाक पूरी कौम में और उसके ऊपर कोई बड़ी तहरीक नहीं चली। मसला ये है कि तमाम इदारों को इस आइन का और उसकी हदूद का ख्याल रखना होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आर्मी चीफ ने कहा कि हमें अपनी आइनी हदूद का मालूम है, और आइनी हदूद का उन्हें मालूम है, तो मुझे ये भी यकीन है कि अब वो इन हदूद का ख्याल भी रखेंगे, वो भी और उनके इदारे भी, और उसके साथ साथ तमाम पॉलिटिशियन भी इस बात का ख्याल रखेंगे, तमाम सहाफ़ी भी रखेंगे, तमाम जमहूरी लोग भी रखेंगे, तमाम अदलिया के जजेस भी रखें। उन सबको आइन की पाबंदी करनी चाहिए। सिर्फ मालूमात होने से तो बात नहीं बनती ना।
اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے, میرا ڈنڈا اوپر رہے, میرا پیر اوپر رہے, تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے. اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے. فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے. فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے, لیکن وہ کم جگہ ہیں. بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے, وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا. یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا, اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمٹمنٹ ہو کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے. جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں, ایک جمہوری پروسیس سے انتخاب ہوا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی, یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اس پر اتفاق رائے کریں کہ طلبہ, اسٹوڈنٹس, ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے. لوکل باڈیز اور اس کی امپاورمنٹ, اس کو اختیار دینا, گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کرنا, ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی, سب کا اتفاق ہے, لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے.